देखिए, बिहार में सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ने वाला है। लंबी छुट्टी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना आखिरकार लौट चुके हैं और पटना लौटते ही तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कह दिया है कि 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन 100 दिन के बाद सरकार से सवाल होगा। वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार हर चुनावी वादा को पूरा करेगी। देखिए रिपोर्ट में। लंबी छुट्टी के बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव। पुराने तेवर में दिखे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। नीतीश सरकार को 100 दिनों का अल्टीमेटम। 100 दिन बाद सरकार से पूछेंगे सवाल तेजस्वी। एलजेपीआर सुप्रीमो चिराग पासवान का पलटवार। 5 साल में हर चुनावी वादा को पूरा करेंगे चिराग। स्वर्णिम काल होगा सरकार का 5 साल। चिराग। लंबी छुट्टी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार को पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव पूरे तेवर में नजर आए। नीतीश सरकार को 100 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि 100 दिनों तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन 100 दिन बाद सरकार से जनता से जुड़े हर सवाल का जवाब मांगेंगे। जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया है, उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर एलजेपीआर सुप्रीमो चिराग पासवान ने पलटवार किया है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश सरकार का 5 साल स्वर्णिम काल हो। विधानसभा में जनता से जो भी वादा किया है वह हर वादा पूरा करेंगे। हम लोग जितने वादे लोकसभा विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने किए थे, हमारी सरकार उन वादों को पूरा करने के क्रम में हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शुगर मिल का मुद्दा अलग अलग मंचों पे मेरे द्वारा तो उठाया ही गया था। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसको लेकर चिंतित रहे। ये एक अहम विभाग की जिम्मेदारी हम लोग के पास है, जिसके ऊपर फैसला पहली ही कैबिनेट में लिया गया है। आने वाले दिनों में शुगर मिल्स की स्थापना, उनको दोबारा से चालू कराना, उनको वायबल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करना, इन तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। मैं मानता हूं कि आने वाले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। प्रचंड बहुमत से बनी एनडीए सरकार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। जनहित के मुद्दों पर नीतीश सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने की तैयारी है। तेजस्वी के सामने संगठन की मजबूती और सरकार को घेरने की चुनौती है। पटना से न्यूज़ 11 भारत के लिए रोहित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ने वाला है। लंबी छुट्टी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना लौट चुके हैं और पटना लौटते ही तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर 100 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया है सरकार को कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन 100 दिन के बाद सरकार से सवाल भी करेंगे और जवाब भी मांगेंगे तेजस्वी यादव। और हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ पटना से लाइव बने हुए हैं इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। उनका रुख करेंगे। देखिए, लंबी छुट्टी के बाद अश्मित तेजस्वी यादव वापस पटना लौटे हैं और जब उनसे सवाल जवाब किया गया तो एक ही वो अपने पुराने अंदाज में, अपने पुराने तेवर में नजर आते हैं और उन्होंने एक स्पष्ट तौर पर एक बयान भी दे दिया है कि 100 दिनों तक वे कुछ नहीं बोलेंगे। यानी कि समझ ले, तेजस्वी यादव की भाषा में ये अल्टीमेटम है कि सरकार से 100 दिनों तक वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन 100 दिन जैसे ही पूरे होंगे उसके बाद सरकार से सवाल भी करेंगे और जवाब भी मांगेंगे। इससे बिहार की राजनीति में किस तरीके से माहौल बना हुआ है, सत्ता पक्ष का क्या कहना है, विपक्ष क्या कुछ रणनीति के साथ सरकार से सवाल जवाब करने के लिए तैयार हो रही है?
अंकिता, देखिए तेजस्वी यादव 40 दिन बाद बिहार लौटे हैं और उन्होंने पटना एयरपोर्ट पे कहा कि 100 दिनों तक वो सरकार की नीति और रणनीति जो भी बनाई जा रही है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलने वाले। लेकिन उन्होंने ईवीएम पर ये कहा है कि ईवीएम जिस तरह से करवाए गए वोट की चोरी हुई और लिहाजा हम हार गए। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद नदीम अंसारी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी से राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले कांग्रेस से के पास चलते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव का ये बयान 100 दिनों तक वो कुछ नहीं बोलेंगे। आपको लग रहा है कि अटैकिंग मोड में नहीं नजर आए तेजस्वी यादव? क्यों उन्होंने 100 दिनों का टाइम दे दिया? कांग्रेस कैसे देख रही है? देखिए, बिल्कुल वो उनका जो कहना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र में ये सही है कि लोकतंत्र की चोरी करके तंत्र की जीत हुई है, लेकिन हम यहाँ विपक्ष में सिर्फ सत्ता और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके खिलाफ ही सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। हमारी जिम्मेदारी उनसे ज्यादा जनता की है, इस राज्य की है। तो हम उनको अगर 100 दिन का वक्त दिया जाना, बिल्कुल सही स्टैंड है कि हमने सत्ता पक्ष के लोगों को उतना टाइम हमें देना चाहिए कि जिन वादों पर, जिन मुद्दों पर जनता को वादा करके वो सरकार बनाए हैं, उन वादों पे सरकार कितनी खरी होती है। जब जब ये सरकार जनता के हितों के खिलाफ, प्रदेश के हितों के खिलाफ जाएगी, हम उसके खिलाफ बिल्कुल खड़े होंगे। लेकिन उसका विरोध करने से ज्यादा मेरा जिम्मेदारी, मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है, लोकतंत्र के प्रति है। इसलिए हम उनके हर एक कामों का आकलन करेंगे और जहां जहां हमको लगेगा कि उनका वादा और उनके काम में फर्क हो रहा है, लोकतंत्र और प्रजातंत्र के बीच में खाई आ रही है, गैप आ रहा है, तो हम उनका विरोध बिल्कुल करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक करेंगे। लेकिन बीजेपी कैसे देख रही है इसको? क्योंकि 40 दिन तो चुप रहे ही, अब 100 दिन और उन्हें चाहिए। जब वो चुप रहेंगे, देखेंगे कि सरकार कैसे काम कर रही है। देखिए, 40 दिन चुप नहीं रहे, 40 दिन लापता रहे। 40 दिन चुप नहीं रहे, वो 40 दिन लापता रहे। इस चीज को समझना होगा। और 100 दिन का जो समय इन्होंने दिया है, चूंकि इनके पास कुछ है नहीं कहते हैं ना कि जब कुछ है नहीं अपने पास तो समय मांग लो। स्कूल में भी बच्चे को जब पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो कहता है मास्टर साहब 5 मिनट, है ना? तो वही है, ये कुछ है नहीं इनके पास, कहेंगे क्या? और फिलहाल तो अभी इनको 60 दिन और इसलिए चाहिए, 100 दिन का समय इसलिए चाहिए कि इनको तो अभी अपना गिरफ्तारी बचाना है। अब तो ये कोर्ट के फेरा में फंसे हुए हैं, लैंड फॉर जॉब में फंसे हैं, अभी तो उसकी भी व्यवस्था होगी। तो न इनको राज्य से मतलब है, न इनको राज्य की जनता से मतलब है। अगर राज्य और राज्य की जनता से इनको मतलब होता तो चुनाव के तत्काल बाद ये हार की समीक्षा करते, लोगों के बीच जाते, जर्मनी घूमने नहीं जाते, जापान घूमने नहीं जाते, मतलब विदेश यात्रा पे नहीं कहा गया, वो तो वही बताएंगे, विदेश यात्रा पे नहीं जाते, वो जनता के बीच जाते। और 40 दिन लापता होने के बाद जब वो आए तो कुछ तो गाल बजाना है ना, कुछ तो गाल बजाना है। पहले से लग रहा है सोच के ही तेजस्वी और कहते हैं लोक के आगे, तंत्र के आगे लोक हार गया। अरे भाई, ये तंत्र बंगाल में क्यों नहीं काम करता है हमारा? ये तंत्र कश्मीर में क्यों नहीं काम करता है हमारा? ये बगल के झारखंड में ये तंत्र क्यों नहीं काम किया हमारा? 100-200 वोट से हमारे विधायक हारे हैं, हमारे विधायक प्रत्याशी हारे हैं। क्या बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, आप क्या बात कर रहे हैं आप? अरे जनता ने आपको नकारा है, दुत्कारा है, लतारा है, आपको समझना होगा, आपको जनता के बीच जाना चाहिए, जनता के दुख दर्द को समझना चाहिए। जब दुख दर्द समझने का समय था तो अलकतरा, चारा, बाकी खजाना चोरी में लगे आप लोग। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो लैंड फॉर जॉब में आए, मतलब जमीन दो नौकरी लो, जमीन दो नौकरी। अब तो चीजें अदालत ने स्पष्ट की है, माननीय न्यायालय ने इन चीजों को स्पष्ट किया है। अब पहले ही लोग अपनी साख, पहले लोग बचाता है फिर लोग जान बचाता है, लेकिन इन लोगों की साख खत्म हो गई है। समाज में, जनता के बीच इनकी साख खत्म हो गई है। और अभी सुन रहा था मैं, कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ठीक कह रहे थे। अरे भाई, आप राष्ट्रीय पार्टी है, एक क्षेत्रीय दल के सामने आपने घुटने टेक दिए हैं, कुछ तो आपको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी पार्टी जिसका ए से जेड तक बेल पर बाहर हो, वैसे लोगों के लिए आपका ऐसा समर्थन है। तो बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि ना तेजस्वी यादव के पास कोई विजन अब है,
जनता ने उनके सारे बातों को नकार दिया। जनता ने एकमुश्त एनडीए के घटक दलों को वोट किया और सरकार आज काफी मजबूती से आपके सामने खड़ी है और निरंतरता से देश और समाज की सेवा में डबल इंजन की सरकार कार्य करती रहेगी। सवाल वही है कांग्रेस से मेरा फिर से कि बगल के राज्य, जैसा कि उदाहरण अभी बीजेपी की तरफ से आया है, बगल के राज्य झारखंड में क्यों नहीं बीजेपी जीत जाती, कश्मीर में क्यों नहीं जीतती, तो ये तमाम ऐसे राज्य हैं वहां क्यों नहीं जीत रही? देखिए, हमारे यहाँ बिहार में एक मुहावरा चलता है कि जब डायन जो होती है ना, वो आसपास के 7 घरों को छोड़ देती है। इसलिए छोड़ती है कि उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं आए। तो बीजेपी आज देश के लिए वही डायन बन गई है कि देश को निगलना चाह रही, लेकिन वो उसको उसकी मजबूरी है कि 7 घरों को अगर नहीं छोड़ेगी तो लोग एकदम निश्चित हो जाए कि यही डायन है। लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या बिहार में हुई है, वो बिल्कुल दर्शाता है कि बीजेपी चुनाव तंत्र, लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म कर रही है। एक तंत्र की बात करती है और गणेश कुमार को अपने गोद में बैठा करके, गणेश कुमार चुनाव आयोग नहीं है, वो भाजपा आयोग बन करके काम कर रहे हैं। अभी हमारे मित्र ने कहा कि लोगों के पास मुद्दा नहीं है। बिहार के पास और देश के पास ऐसे मुद्दे हैं कि ये देश में एक पूरे आजादी के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री हुए हैं जो 11 लगभग 12 साल होने के बाद भी उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि एक खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। वो अपने चाटुकार लोगों को बुलाते हैं, आम कैसे खाएंगे, आप उठते कैसे, आप सोते कैसे हैं। चाटुकार जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, तो गोदी मीडिया भी नहीं, वो अब तो मोदी मीडिया हो गया है। तो मोदी मीडिया को बुलाते हैं और मोदी जी उनसे बात करते हैं। मोदी जी को हमारे आदरणीय नेता जननायक राहुल गांधी जी ने मोदी जी और इस देश के गृह मंत्री जी को खुला चैलेंज संसद में दिया कि आप जगह आपकी, टॉपिक आपका, आप जहां बुलाएं, जब बुलाएं, हमसे खुला 1-to-1 डिबेट कर ले। लेकिन इस प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री के पास उतनी कुवत नहीं है जो जननायक राहुल गांधी जी के सामने खड़े हो सके। आपने देखा होगा विजुअल लाइव, हम सबने, पूरे देश ने देखा कि जैसे ही राहुल गांधी खड़े होते हैं संसद जी, मैं आपको थोड़ा रोकता हूं। इसके पहले भी हमने देखा, थोड़ा इधर आ जाइए, इसके पहले भी हमने कई बार देखा है कि जब भी महागठबंधन या विपक्ष चुनाव हारा है तो सत्ता पक्ष ये पहले से कह रहा था कि ईवीएम पे ठिकरा फोड़ा जाएगा, और वही शायद आज हो भी रहा है। आप लोग चुनाव हार गए, अब ईवीएम पे दोष। नहीं, ईवीएम पे दोष और मतदाता सूची में एसआईआर के नाम पे जो लोकतंत्र की लूट हो रही है और तंत्र की जीत बनाई जा रही है, एसआईआर के मुद्दे पे और वोट चोरी के मुद्दे पे जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस देश को बताया, तो उसके ऊपर क्या प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी या फिर गणेश कुमार जी कभी भी एक शब्द बोले? आपको पता होगा कि वहीं के पूर्व 3 चुनाव आयुक्त, उनसे जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात पूछी गई कि अगर आप आज इस देश के चुनाव आयुक्त होते तो क्या करते, तो उन्होंने कहा कि हम इसको अपने स्तर से इसकी जांच कराते। कोई भी, राहुल गांधी तो एक नेता प्रतिपक्ष है, उनके अलावा कोई अगर देश का आम नागरिक भी ऐसी कोई बात अगर करता तो ये मेरी जिम्मेदारी थी कि उसको मुझे संतुष्ट करना था कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है और कैसे गलत है उसको उदाहरण से बताया जाता। अब तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि बंगाल में फिर तो ममता बनर्जी की सरकार नहीं आ रही है इस बार। देखिए, मैंने कहा ना कि डायन भी 7 घर छोड़ती है, तो कौन कौन सा 7 घर इसको देखना पड़ेगा। डायन बताया जा रहा है बीजेपी। देखिए, पहले तो डायन प्रथा खत्म हो गई है। अब इनको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जो कुप्रथा खत्म हो गई है और जिस पर सरकार ने बहुत कड़ाई से अनुपालन करने की बात कही है, उसको ही फिर से जीवंत कर रहे हैं। अब इन लोगों का क्या मंशा है वो आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, अभी देखिए कैसे पलटी मार गया है, कैसे मारा इन्होंने पलटी। आपने कहा ना कि इसका मतलब बीजेपी की सरकार आएगी बंगाल में, अब कह रहे हैं कि कौन कौन घर छोड़ेंगे। कहने का मतलब यह है, जीत गए तो जनता ने जिता दिया, हार गए तो ईवीएम है ना। और मेरा कड़ा ऐतराज है राहुल गांधी के लिए जननायक शब्द का जो इस्तेमाल ये लोग करते हैं। जननायक सिर्फ एक थे, वो थे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर। और किस हैसियत के तहत, किस अधिकार से ये लोग राहुल गांधी को जननायक घोषित कर रहे हैं, पहले तो इनको इसका जवाब देना चाहिए। और मेरा कड़ा विरोध है और कड़ा ऐतराज है इस पर कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने जननायक बन जाइए, किसी दिन लोकनायक बन जाइएगा, किसी दिन कुछ और बन जाइएगा। और हम लोगों को आलू से सोना निकालना नहीं आता है, जो आपके साथ हम डिबेट करेंगे। हमको आलू से सोना निकालना नहीं आता है। हम नहीं, आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, अरे बोलना, अरे सुनना सीखिए, अरे सुनना सीखिए। नहीं सुनते हैं ना, इसीलिए जनता आपको खदेड़ रही है। जनता रोज खदेड़ रही है, हर स्टेट से खदेड़ रही है।
अरे भाई आप हर स्टेट से खदेड़ रही है जनता आपको। अब धीरे धीरे सड़क पर आ रहे हैं, धीरे धीरे सदन का मुंह देखना खत्म हो रहा है आपका। अरे थोड़ा सा शर्म करिए, जनता के बीच जाइए, जनता की मजबूरी और परेशानियों को समझिए। अगर जनता की परेशानियों को समझे होते तो आज ये दुर्दशा आपकी नहीं होती। अभी आप पूरा ब्रह्मांड घूमिए, बिहार की हो रही है, आप घूमिए पूरा ब्रह्मांड। मोदी जी ने जो करके दिखा दिया, जो लकीर खींच दी मोदी जी ने, वो लकीर कम से कम आपके मौजूदा नेतृत्व से तो नहीं मिटने वाली है। जननायक शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं इस पे अपना विरोध जताता हूं। विरोध है कि जननायक शब्द का इस्तेमाल। जननायक शब्द हम एक नहीं 1000 1 लाख बार यूज करेंगे। ये बताएं कि लोकनायक इस देश में इतिहास में पहली बार लोकनायक किसको कहा गया था? भाजपा कोई बताएगी लोकनायक किसको कहा जाता है? तो ये लोग कहेंगे कि लोकनायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर जी को। लेकिन इनको मैं इतिहास बताऊं कि पहली बार रामचरितमानस के रचयिता को लोकनायक कहा गया था। तो उनसे हटा करके स्वामी तुलसीदास जी को पहली बार लोकनायक कहा गया था। इतिहास ये लोग पढ़े है ना, इतिहास तो पढ़ते नहीं है, तो इतिहास पढ़े और कहे कि लोकनायक पहली बार किसको कहा गया था। तो उसके बाद जब दूसरे को लोकनायक कहा, और जननायक का कोई मतलब यह होता है कि वो नेता जो अपने देश अपने समाज के लोगों के लिए काम करे, वहां के नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम करे, नागरिकों के अधिकार के लिए काम करे। हमारे जननायक ऐसे जननायक हैं कि भाजपा में ऐसे जननायक सदियों तक ना पैदा हुए हैं ना आगे कभी पैदा होंगे। इसलिए कि इनके यहाँ एक ऐसा नेता नहीं है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के मणिपुर तक का पैदल यात्रा या फिर यात्रा किया हो। इनके यहाँ क्या है कि ये प्रधानमंत्री की बात करते हैं। आज इस देश की गरिमा इस प्रधानमंत्री मोदी जी इस कदर खत्म कर चुके हैं कि अमेरिका में बैठा ट्रंप बार बार इनको धमकी दे रहा और 70 बार कह चुका कि नरेंद्र सरेंडर किया है हमारे वजह से। 70 बार ऑन रिकॉर्ड वो कहे हैं। और अभी 2-4 दिन पहले आप सुने होंगे कि वो प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त कहते थे कि हमको ट्रंप ने बुलाया कि आइए मिले मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड ट्रंप। वही ट्रंप आज कह रहा है कि मोदी जी आकर के हमसे गिरगिरा रहे थे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। और वही ट्रंप आज कह रहा है इस देश को कि हमने मना किया मोदी को कि रूस से तुम पेट्रोल खरीदना बंद करो। तो मोदी जी अपनी तो गरिमा उनकी बची नहीं है, इस देश की गरिमा को भी वो दुर्मिर कर रहे हैं। आग्रह है कि मोदी जी आपके पास 56 इंच की छाती नहीं है, आप बिल्कुल डरपोक हैं। आप देश को इतना नीचे नहीं ले जाइए, आप इस्तीफा दीजिए और मान लीजिए कि आपसे नहीं हो पाएगा। नहीं, बीजेपी का यही मानना है कि भाई आप लोग चुनाव में जिस तरह से हार हुआ, कहां से कहां पहुंच गए आप लोग। 6 सीटों पर आपकी पार्टी रह गई और अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 100 दिनों तक वो कुछ बोलेंगे ही नहीं। देखिए, कहां से कहां की बात अगर कीजिएगा तो नेहरू जी और कांग्रेस नहीं होते तो ये कथा कथित चाय बेचने वाले आज इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। जब नेहरू जी को आजादी के बाद ये देश मिली थी तो यहाँ कोई ना नीति थी, ना कोई पॉलिसी थी, ना कोई चीज थी। ये प्रधानमंत्री जितने दिनों से प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं, लगभग उतने ही दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में इस देश की आजादी के लिए उन्होंने उतना टाइम काटा है। ये प्रधानमंत्री क्या उनकी तुलना करेंगे? प्रधानमंत्री को एक फोबिया हुआ है कि हमको नेहरू जी का कंपैरिजन करना है। नेहरू तो कभी नहीं बनेंगे। हाँ, इनके यहाँ एक पॉलिसी आती है, मैं इनको सलाह दूंगा अपने भाजपा के मित्र को कि नाम बदलना नामकरण आता है तो मोदी जी को कह दीजिए कि अपना नाम नरेंद्र मोदी हटा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू कर दे, तो शायद उनको कोई बात हो सकती है इतिहास में। नाम बदलने तक की बात देखिए, बड़ा हास्यास्पद है। अब सवाल आपका कहां था? देखिए, मैं बार बार इन लोगों को यही कहता हूं कि सवाल का जवाब इन लोगों के पास नहीं होता है। बिहार के विजन की बात आपने पूछी, तेजस्वी क्यों चुप है, इस पर आपको जवाब नहीं मिला। 40 दिन तक क्यों बाहर थे, जनता के दुख दर्द को क्यों नहीं समझा, कार्यकर्ताओं से क्यों नहीं मिले, इस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन चीजों को खसका के यहां से वहां, मतलब जवाब आपको नहीं मिलेगा। राम पूछेंगे रहमान होगा, रहमान पूछिएगा राम होगा, राम पूछिएगा श्याम होगा, लेकिन राम नहीं होगा। कहने का मतलब जो पूछिएगा उसका जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि जनता ने खदेड़ा है, दुत्कारा है, लतारा है।
हम बार बार कहते हैं, अगर आपने बढ़िया से काम किया होता तो जनता आपको नहीं खदेड़ती। अरे आप उस पर फोकस कीजिए ना, आप कहां पड़े हुए हैं, किस फेरा में पड़े हुए हैं। नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी ने वो किया, और उसके बाद आप कहीं और पहुंच जाइए। अरे राम को जो है राम आप देखिए, अब अरे भाई राम को का विषय राम जी को बना दिया है। राम जी से हम, अरे तो आप, अरे हमको नहीं मतलब है तो आप लगाइए जय श्री राम का नारा। जय श्री राम का नारा आप लगाइए, क्यों नहीं लगाते हैं, क्यों पर? अरे तो भाई आप अपने मन से लगा दीजिए, आप लगाइए अपने मन से। देखिए, इनको दोनों राम से दिक्कत है, एक प्रभु श्री राम से दिक्कत है और एक राम जो हमारा समाज का पिछला पायदान पे बैठा हुआ जो समाज है उससे दिक्कत है। इनको दोनों राम से दिक्कत है, इनको किसी एक राम से लेना देना नहीं, इनको दोनों राम से दिक्कत। हम आपके कहने पे क्यों लगाएंगे, यही तो कहते हैं। साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है और सरकार को अल्टीमेटम दिया है, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है, तपिश बढ़ी हुई है, पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। अब 100 दिनों के बाद जब तेजस्वी यादव सरकार से सवाल करेंगे, जब चुप्पी तोड़ेंगे, तो देखने वाली बात हुई कि उनका रुख क्या होता है, सत्ता पक्ष का क्या कुछ जवाब होता है। नजर बना के रखिएगा। आपने तमाम प्रवक्ताओं से बातचीत की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत पर जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।